हेलो एवरीवन। आज जो हम थ्योरी करने वाले हैं वो है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। सो फर्स्टली लेट अस सी हु वाज जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है वो एक स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने चिल्ड्रन के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी स्टडी की थी 20th सेंचुरी में। उनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन 1936 उनकी ये थ्योरी पब्लिश हुई थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। His theory is a little bit different from others because he was the first person जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर इस थ्योरी को जाना, इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करी एंड इन्होंने अपने खुद के बच्चों के ऊपर जो है ये थ्योरी, ये रिसर्च पूरा करके ये थ्योरी लिखी थी। ये थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉग्निशन, संज्ञान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। कॉग्निशन क्या होता है? Cognition refers to thinking and memory processes and cognitive development refers to long-term changes in these processes. जो भी हमारे थिंकिंग और मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में, उनको हम कॉग्निशन या फिर संज्ञान बोलते हैं। और जब उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट आती है, जो एक लॉन्ग टर्म चेंजेस जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। बाहर से जो भी हम अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं, उसके थ्रू हम अपने माइंड में कुछ चीज़ों को समझते हैं, अपनी मेमोरी को और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाते हैं, सोच पाते हैं, चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर आ पाती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती हैं। Essentially, Piaget believed that humans create their own understanding of the world. He believed that learning is caused by the blend of two processes, assimilation and accommodation. तो फर्स्टली पियाजे क्या सोचते थे कि जो इंसान है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड की खुद से क्रिएट करता है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हम खुद से समझ रहे हैं कि हमारे आसपास क्या है, किस तरीके से वो चीज़ बनी हुई है, क्या उसका पर्पस है, वो सब हम खुद से क्रिएट करते हैं। चिल्ड्रन फर्स्ट रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रायर एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड अ न्यू कंसेप्ट एंड देन एडजस्ट देयर एक्सपेक्टेशंस टू इंक्लूड द न्यू एक्सपीरियंस। जो बच्चे हैं वो खुद से अपने एक्सपीरियंस को पहले से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अपने किसी भी नए एक्सपीरियंस के अंदर। दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन आर कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज बेस्ड ऑन देयर न्यूली प्रेजेंटेड आइडियाज़ विच लीड टू लॉन्ग टर्म चेंजेस। कि बच्चे जो हैं अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, किसी भी नई सिचुएशन में या फिर कोई भी नई चीज़ को सीखने के लिए अपने पुराने एक्सपीरियंस को वो यूज़ करते हैं और अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। After observing children closely, Piaget proposed that cognitive developed through डिस्टिंक्ट स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस। इन्होंने क्या कहा कि जो एक बच्चे की डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो कुछ अलग अलग स्टेजेस में होती है जो कि बर्थ से स्टार्ट होकर के एडोलेसेंस तक चलती है। इनकी थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? अ स्कीमा इज़ अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स नॉलेज अबाउट एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वन सेल्फ, अदर्स, इवेंट्स एट्सेट्रा। स्कीमा क्या है? कोई भी ऐसे हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, जो हम खुद से अपने माइंड में सोच के रखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, वो हमारा स्कीमा होता है। किसी भी चीज़ के लिए हमारे माइंड में जो एक नॉलेज है जो ऑलरेडी फिक्स की जा चुकी है, उसको हम स्कीमा बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन माइट हैव अ स्कीमा अबाउट बाइंग अ मील इन अ रेस्टोरेंट। एक इंसान पहली बार जब रेस्टोरेंट में गया तो उसको वहाँ जाकर के पता लगा कि कैसे पहले मुझे मेन्यू कार्ड को देखना है, देन फूड को ऑर्डर करना है, देन खाना है, देन बिल पे करना है। तो फर्स्ट टाइम में उसने वो चीज़ सीखी, उसके माइंड के अंदर वो फिक्स हो गई। नेक्स्ट टाइम वो जब भी रेस्टोरेंट जाएगा वो उसी चीज़ को वहाँ पे अप्लाई करेगा। तो वो एक स्कीमा है कि रेस्टोरेंट में जाके किस तरीके से हमें बिहेव करना है, वो स्कीमा हमारे माइंड के अंदर फिक्स हो जाता है। तो इसी टर्म को, इसी पूरी एक चीज़ को हम स्कीमा बोलते हैं। देन उसके बाद आता है अडैप्टेशन। व्हाट इज़ अडैप्टेशन नाउ?
According to Piaget, children have inborn tendency of adjustment to their environment. This tendency has been termed as adaptation. पियाजे ने क्या कहा कि एक बच्चे के अंदर एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, अपने आप को उसी चीज़ में एडजस्ट करने को हम अडेप्टेशन बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द चाइल्ड स्टार्ट्स अडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग. बच्चे जो है पैदा होते ही स्टार्टिंग से ही अपने आप को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. इसको हम हिंदी में अनुकूलन कहते हैं. देन नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, जिसको आत्मसातकरण कहते हैं. एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन इज यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. लाइक हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में जो है कुछ स्कीमास फिक्स हैं. अब किसी भी नई सिचुएशन में, नए ऑब्जेक्ट में हम उसी एग्जिस्टिंग स्कीमा को जब यूज़ करते हैं तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. लाइक अगर एक रेस्टोरेंट वाला ही एग्जाम्पल हम लें, वहाँ पे हमारे माइंड में एक स्कीमा फिक्स हो गया कि जब भी रेस्टोरेंट में जाना है तो इस तरीके से डील करना है. बट आपके पास एक नई सिचुएशन आई, आप रेस्टोरेंट की जगह किसी ग्रॉसरी स्टोर में जा रहे हो, तो वहाँ जाकर के भी आपने उस सेम एग्जिस्टिंग स्कीमा को फॉलो किया कि वहाँ जाकर के भी आपने उनका एक मेन्यू कार्ड देखने की कोशिश करी, वहाँ जाके ऑर्डर करने की कोशिश करी. तो उसको हम एसिमिलेशन कहेंगे कि जो ऑलरेडी फिक्स्ड स्कीमा थे हमारे माइंड में, उसको हम किसी अलग सिचुएशन में जब यूज़ करते हैं तो उसको आत्मसातकरण कहा जाता है. देन उसके बाद आता है अकोमोडेशन, समंजन जिसे कहते हैं. अकोमोडेशन हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क एंड नीड्स टू बी चेंज टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. हमने अपने पुराने जो भी हमारा एक स्कीमा था उसको हमने उसके अंदर नई किसी भी सिचुएशन के अंदर हमने फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं किया. अगर आपने रेस्टोरेंट में जा कर के इस तरीके से डील किया था तो आप ज़रूरी नहीं है ग्रॉसरी स्टोर में जा कर के उस चीज़ को यूज़ करोगे तो वो सक्सेसफुल होगी. ग्रॉसरी स्टोर में थोड़ी जा कर के आपको एक मेन्यू कार्ड मिल रहा है एंड वहाँ जाके आप ऑर्डर कर रहे हो, खा रहे हो, देन पे कर रहे हो. वहाँ के लिए जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन. जहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था वो वर्क नहीं कर रहा है, उसको आपको या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर उसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि आप नई सिचुएशन के साथ डील कर सको. इक्विलिब्रेशन. देन इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जब आपका जो एक पुराना स्कीमा था आपने उसको नई सिचुएशन के अंदर जब एसिमिलेट किया और वो चीज़ एकदम फिक्स हो गई. आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए थे, वो आपका स्कीमा आपके माइंड के अंदर फिक्स था, आपने उसको किसी नई सिचुएशन में जा कर के आपने वहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करी. आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे सेम प्रोसीजर चल सकता था, वहाँ पे आपने यूज़ किया एंड वो सही चल गया, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रेशन. लेकिन जब आपका जो एक स्कीमा था वो वहाँ नहीं चल पाया और आपको नया स्कीमा चाहिए होगा उसके लिए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रेशन. मतलब जब आपका एक पुराना जो भी आपका स्कीमा था नए सिचुएशन में भी वर्क कर रहा है तो इक्विलिब्रेशन, नहीं कर रहा है तो डिसइक्विलिब्रेशन. तो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं. एसिमिलेशन में क्या है? फर्स्टली बॉय सॉ एन एरोप्लेन एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा ही कॉल्ड इट अ बर्ड. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. कि बच्चे ने एक एरोप्लेन देखा, अब उसके माइंड में एक एग्जिस्टिंग स्कीमा है कि कोई भी चीज़ जो उड़ती है वो बर्ड होती है, तो उसने एरोप्लेन को देख करके भी बर्ड कहा. वो क्या है? एसिमिलेशन. कि एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या था? कोई भी उड़ती हुई चीज़ बर्ड है. अब यहाँ पे नई सिचुएशन क्या आ गई? एरोप्लेन. तो उस सिचुएशन में भी बच्चे ने अपने पुराने स्कीमा को यूज़ किया, तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहेंगे. देन उसके बाद क्या हुआ? उसकी मदर ने उसको बोला कि जो एरोप्लेन है, ये जो आपने उड़ता हुआ देखा, ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है. एरोप्लेन में लोग ट्रैवल करते हैं और एक ये नॉन लिविंग थिंग है, ये बर्ड नहीं है. तो बच्चे को समझ में आया कि अच्छा कोई और भी चीज़ है जो उड़ सकती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है लिविंग हो, इसको हम एरोप्लेन बोलते हैं. तो जब नई सिचुएशन आई वहाँ पे इक्विलिब्रेशन नहीं ठीक बैठा. एसिमिलेशन बच्चे ने करने की कोशिश करी बट वहाँ पे इक्विलिब्रेशन नहीं था, डिसइक्विलिब्रियम हो गया. तो वहाँ पे बच्चे को अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ी. विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा नाउ बॉय केम टू नो द डिफरेंस बिटवीन बर्ड एंड एरोप्लेन. उसको पता लगा कि अब यहाँ पे जो कोई चीज़
उड़ रही है, ज़रूरी नहीं है वो बर्ड हो, ये एरोप्लेन है। तो जहाँ नई सिचुएशन में उसने नई चीज़ को सीख करके अपने पुराने स्कीमा के अंदर ऐड ऑन किया या फिर अपने पुराने स्कीमा को चेंज किया, उसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं। सो नाउ जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको उन्होंने 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। इन्होंने बोला कि हर एक बच्चे की जो एक डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बर्थ से लेकर के एडोलेसेंस तक, वो 4 स्टेजेस के अंदर होती है। द फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फोर्थ इज स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। सो फर्स्टली सेंसरी मोटर स्टेज देखते हैं। ये जो स्टेज है वो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 2 साल तक के लिए चलता है। अब इसमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस क्या क्या होते हैं। द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट्स एंड सेंसेस। इसमें सबसे ज़्यादा जो है बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को कैसे पहचानता है, अपने सेंसेस के थ्रू। Then children learn about the world through basic reflex actions such as sucking, grasping, looking and listening. जब बच्चा पैदा होता है तो उसको काफ़ी चीज़ें नहीं आती हैं, वो बहुत बेसिक सी कुछ चीज़ों के साथ पैदा होता है, लाइक सक करना, क्राई करना। धीरे धीरे बाकी की चीज़ें वो सीखने लगता है। तो वो अपने आसपास की वर्ल्ड की चीज़ें जो है इन्हीं चीज़ों के थ्रू सीखता है। लाइक पहले अगर आप एक बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को टॉय दोगे तो उसको नहीं पता उसके साथ खेलना कैसे है, वो उसको होल्ड करेगा, फेंकेगा, मुंह में सक करेगा, वो सिर्फ इतना ही उसके साथ कर पाता है। Then infants learn that the things continue to exist even though they cannot be seen. इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, आप उसको कोई भी एक चीज़ दिखाइए, जब तक वो उसे दिख रही है उसको लगता है वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो एक चीज़ है रियलिटी में। बट जब आप उसके आगे से उसको हटा लेंगे तब बच्चे को लगता है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो उस चीज़ को भूल जाएगा। तो स्टार्टिंग के कुछ 9-10 मंथ तक जो है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है, उसे लगता है जो दिख रहा है वो है, जो हट गया वो नहीं है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है, मतलब जो चीज़ नहीं दिख रही वो भी बच्चे के माइंड में उसके स्टोर रहेगी कि हाँ वो चीज़ नहीं दिख रही लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ है। तो वहाँ पे वो बच्चा चीज़ों को परमानेंटली अपने माइंड में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। बहुत छोटे बच्चे को आप एक चॉकलेट दिखाइए और हटा लीजिए, जब तक दिखेगी वो उसको मांगेगा, लेकिन जब हट जाएगी तो वो उसे भूल जाएगा। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1 ईयर अबव होता है, तो आप उसको दिखा करके हटा लीजिए, तब भी वो आपसे डिमांड करेगा, बिकॉज उसको पता है कि वो हटा ली गई है लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है। देन दे डेवलप इमिटेटिव बिहेवियर। इस एज में जो है बच्चों के अंदर एक इमिटेटिव बिहेवियर आने लगता है। वो हर एक चीज़ को जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जो आप करेंगे वो आपको, अगर आप उनके साथ अपनी आइज़ को ब्लिंक करेंगे तो वो भी अपनी आइज़ को ब्लिंक करेंगे, आप स्माइल करेंगे तो वो भी आपको देख के स्माइल करेंगे, आप जिस तरीके से खाएंगे वो भी उस तरीके से खाने की कोशिश करेंगे। तो एक इमिटेटिव बिहेवियर जो है वो इस स्टेज के अंदर बच्चों का डेवलप होता है। Then they realize that their actions can cause things to happen in the world around them. धीरे धीरे इस एज में बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे एक्शंस है, उससे कुछ ना कुछ होता है। कि अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मुझे देख करके स्माइल करेगा, या फिर मैं अगर कुछ कोई भी चीज़ उठाता हूँ, कुछ करता हूँ, मैं फेंकता हूँ तो उससे शोर होता है। तो बच्चा इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगता है कि मेरे एक्शन से कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहा जाता है। कुछ इस तरीके के ट्रेड्स जो है हमें इस स्टेज के अंदर बच्चों में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद आता है सेकेंड, द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 ईयर्स से बच्चा इस स्टेज के अंदर आता है एंड ये 7 ईयर्स तक की एज तक लास्ट करता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज यंग चिल्ड्रन आर एबल टू थिंक अबाउट थिंग्स सिम्बॉलिकली। अब इस एज में आकर के जो है बच्चे थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। पहले फर्स्ट 2 ईयर्स तक क्या होता है, बच्चा किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, उसको ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं होती। बट इस एज में आकर के बच्चा थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करता है। देयर लैंग्वेज यूज बिकम्स मोर मैच्योर। इस एज में आकर के बच्चों की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी मैच्योर होने लगती है। इसी एज में सबसे ज़्यादा बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, सबसे ज़्यादा वर्ड्स बच्चा इसी एज के अंदर सीख पाता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड्स टू बी ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी देयर थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। कि इस एज में आकर के जो है बच्चे काफ़ी ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से
देखी जाए। उनको ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे ही हर एक चीज़ मिलनी चाहिए, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वही सामने वाले का होगा। अगर मुझे खाने में ये पसंद है तो बाकी सबको भी यही चीज़ पसंद होनी चाहिए, अगर मेरा ये टॉय फेवरेट है तो बाकी सबका भी वही टॉय फेवरेट होना चाहिए। देन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसमें क्या होता है, देयर थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड नॉट कम्प्लीटली लॉजिकल। बच्चे इसमें अपने ही कुछ अलग अलग लॉजिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो चीज़ें सोचते हैं उनको लगता है कि वो सही है, चाहे उसके पीछे कोई भी लॉजिक हो। कि अगर बच्चा जो है ये चीज़ देखता है कि मैंने कोई टॉय फेंका तो उससे क्या हुआ, मेरे डॉग ने बार्क किया, तो बच्चे को क्या लगेगा कि जब भी मैं टॉय फेंकता हूँ तभी डॉग बार्क करता है, अदरवाइज वो बार्क नहीं करता है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे अपने ही लॉजिक बच्चे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार उन्होंने कोई चीज़ नोटिस करी कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, तो बच्चा उसी चीज़ को सच मान लेता है कि हर बार जब भी ये चीज़ होगी तभी एक ऐसा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। Then they cannot yet grasp more complex concepts such as cause and effect, time and comparison. इस एज में अभी भी बच्चों को इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही नहीं समझ में आती हैं कि कैसी चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए, या फिर किस तरीके से जो है किसी कॉज का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या चीज़ों में रिलेशन होता है, इतना अच्छे से बच्चा अभी नहीं समझ पाता है। देन एनिमिज्म इज़ हाई इन दिस स्टेज। एनिमिज्म क्या होता है कि कोई भी नॉन लिविंग चीज़ों को भी लिविंग समझ लेना, हर एक चीज़ के लिए एक अपने मन में एक वो रखना कि वो चीज़ भी सांस लेती है, जीती है। लाइक बच्चे अपनी टॉयज़ को, डॉल को जो है लोग इस टाइम में जो है बच्चे रियल का समझने लगते हैं कि अगर डॉल भी खाना खाएगी, डॉल अगर गिर गई तो उसको भी चोट लगी है, उसको डॉक्टर के पास लेकर के चलो, अगर मैं चल रहा हूँ मुझे टक्कर लग गई बेड से तो बेड ने मुझे मारा है। तो इस तरीके की बच्चों की एक थिंकिंग होती है, उनको ऐसा लगता है कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो भी कुछ करती हैं, उनसे भी बच्चों को कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये था सेकेंड स्टेज, द प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाता है। देन उसके बाद आता है थर्ड, द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है 7 to 11 ईयर्स तक की एज में होता है। इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। बच्चे जो है ऐसी कंक्रीट ऑपरेशंस के लिए लॉजिकली थिंक करने लगते हैं। ऐसी चीज़ें जो उनको दिख रही हैं, जो उनके सामने है, जिनको वो टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए बच्चा अपना लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। जो भी फिजिकली ऑब्जेक्ट्स बच्चे के सामने हैं वो उनके लिए लॉजिक लगा करके सोच सकता है। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, एग्जाम्पल दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट वाइट कप इज इक्वल टू दैट इन टॉल स्किनी ग्लास। इस पे एक पियाजे ने ये एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन किया है कि अगर हम एक ग्लास ऐसा लेते हैं जो काफ़ी शॉर्ट है और वाइड है, और दूसरा ग्लास ऐसा लेते हैं जो काफ़ी टॉल और स्किनी है, तो एक अमाउंट को जब हम दूसरे ग्लास में उस ग्लास से ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों की जो अमाउंट है वो सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो ग्लास टॉल है उसमें अमाउंट ज़्यादा होगी, बिकॉज हमने सेम अमाउंट ही जो है लिक्विड की वो दूसरे में डाली थी, तो जो अमाउंट है वो तो दोनों में सेम रहेगी। हमें उसमें सिर्फ इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि वो टॉल है। तो इस चीज़ को बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। Then children begin using inductive logic or reasoning from specific information to a general principle। इसमें जो है अब बच्चों को ये चीज़ समझ में आने लगती है कि कैसे जो है किसी भी चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे अब यहाँ पे समझना स्टार्ट कर देते हैं। देन ट्रांसिटिविटी एंड रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स। इसमें क्या होता है कि अब बच्चे को ये समझ में आता है कि कोई भी चीज़ जो है उसका कुछ ना कुछ एक रिवर्स वो भी है। कि पहले बच्चे को क्या लगता था, जो मुझे सही लग रहा है वही सबको सही लगेगा, जो मैं देख सकता हूँ वही हर एक इंसान देख सकता है। लेकिन अब बच्चा इस चीज़ को समझना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता है कि हर एक चीज़ की जो है वो दो पहलू हो सकते हैं। तो अगर मुझे कुछ लग रहा है तो सामने वाले को कुछ और लग सकता है। एंड हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न ढूंढना, किसी भी चीज़ के अंदर एक रिलेशन फाइंड करना, ये एबिलिटी भी बच्चों के अंदर आ जाती है। इस एज को जो है हम प्री गैंग एज या फिर लिटिल चाइल्डहुड भी बोलते हैं, बिकॉज इस टाइम पे जो है बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, एक गैंग का पार्ट होना थोड़ा थोड़ा बच्चे इस एज में डेवलप कर देते हैं।
देन उसके बाद आता है नेक्स्ट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है 12 ईयर्स से बच्चे इस स्टेज के अंदर आना स्टार्ट करते हैं और एडल्टहुड तक इसी स्टेज में रहते हैं। This is the final stage of Piaget's theory. It involves an increase in logic, the ability to use deductive reasoning and an understanding of abstract ideas. अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों की abstract thinking डेवलप होने लगती है। पहले वाले स्टेज तक क्या था कि जो बच्चे को दिख रहा है, जो फिजिकल चीज़ें हैं, बच्चा सिर्फ उसी के ऊपर सोच सकता है, उन्हीं को समझ सकता है, उसी के बारे में अपने आइडियाज़ दे सकता है। लेकिन अभी क्या है, इस एज में आकर के बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी अपने बताने लगता है। जो चीज़ें उसको नहीं दिख रही हैं उसके बारे में भी अगर आप उसको सोचने को कहोगे तो बच्चा अच्छे से सोच सकता है। उनकी जो एक थिंकिंग एबिलिटी होती है वो यहाँ पे काफ़ी डेवलप होने लगती है। एट दिस पॉइंट पीपल बिकेम कैपेबल ऑफ सीइंग मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एंड थिंक मोर साइंटिफिकली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। इस एज में जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर एक पोटेंशियल आने लगती है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा साइंटिफिकली सोच सकते हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे हर एक चीज़ का रीज़न पूछने लगते हैं आपसे कि ये चीज़ क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। तो ये एक एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप होने लगती है। Then teens begin to think more about moral, philosophical, ethical, social and political issues that require theoretical and abstract reasoning. इस टाइम पे जो है बच्चे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचना समझना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं जो कि पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड है, मॉरल, एथिकल, सोशल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी जो है बच्चे सोचना काफ़ी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी चीज़ों में बच्चों को अब इंटरेस्ट आने लगता है। इस एज को हम गैंग एज भी बोलते हैं बिकॉज इस एज में जो है बच्चों के लिए एक गैंग का पार्ट होना, एक ग्रुप का पार्ट होना बहुत मैटर करता है। इस एज पे बच्चों के लिए अपने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अपनी फैमिली से ज़्यादा बढ़ के अपने फ्रेंड्स लगते हैं। ये एज बहुत एक क्रिटिकल होती है बिकॉज ऐसा ही होता है यूजुअली कि इस ही एज में बच्चे या तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ, बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ, धर्म की तरफ ज़्यादा जाते हैं या फिर एक बुरे गैंग की तरफ, उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। तो इसलिए इस एज को जो है गैंग एज भी कहा जाता है। तो ये ऐसे 4 स्टेजेस हैं जो कि पियाजे ने दिए हैं जिससे हर एक बच्चा होकर के गुजरता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब इनकी थ्योरी के क्या क्या फीचर्स हैं इनके स्टेजेस के वो देखते हैं। फर्स्टली ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर। इन्होंने क्या कहा कि हर एक बच्चा जो है इन स्टेजेस से होकर के ही गुजरता है और इसी ऑर्डर में कि पहले वो फर्स्ट स्टेज में जाएगा सेंसरी मोटर में, देन उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेज में जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, देन थर्ड स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एंड देन फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हर एक बच्चा इन स्टेजेस से होकर के ही गुजरता है। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है थोड़ी सी कम एज में जल्दी नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएं, कुछ थोड़े लेटर स्टेज में जाते हैं, ऐसा हो सकता है। देन यू कैन ओनली बी इन 1 स्टेज एट 1 टाइम। ये जो 4 स्टेजेस हैं आप इनमें से हर एक बच्चा एक टाइम पे एक ही स्टेज में रह सकता है। देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिग्रेस इनटू अ प्रीवियस स्टेज कि अगर एक बच्चा जो है थर्ड से फोर्थ स्टेज में आ चुका है तो वापस से वो थर्ड स्टेज में नहीं जा सकता है। देन नो स्टेज इज एवर स्किप्ड। ऐसा भी नहीं होता है कि बच्चा फर्स्ट स्टेज से सीधा थर्ड स्टेज में चला जाएगा। फर्स्ट के बाद वो पहले सेकंड स्टेज में ही एंटर करेगा, उसके बाद थर्ड, देन उसके बाद फोर्थ स्टेज में जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पियाजे ने अपने स्टेजेस के बारे में बताए हैं। देन उसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी। इनका क्या एजुकेशन में यूज़ है, क्या क्यों इनकी थ्योरी को इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो फर्स्टली इन्होंने जो है एक डिस्कवरी अप्रोच के ऊपर काफ़ी फोकस किया था। इन्होंने इस चीज़ को बोला कि बच्चे जो है अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद से डिस्कवर करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जो है एजुकेशन में ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। Then curriculum should provide specific educational experience based on children's developmental level. इन्होंने कहा कि जो एक करिकुलम है उसमें एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो है बच्चों को मिलना चाहिए उनके डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। देन अरेंज क्लासरूम एक्टिविटी सो दैट दे असिस्ट एंड इनकरेज सेल्फ लर्निंग कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम एक्टिविटीज़ अरेंज की जाएँ ताकि बच्चे जो है इनकरेज हो सके खुद से सीखने के लिए।
Then social interactions have a great educational value for Piaget. पॉजिटिव सोशल एक्शंस देयरफॉर शुड बी इनकरेज्ड। इन्होंने क्या कहा कि एक जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बहुत एजुकेशनल वैल्यू है, तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशली इंटरैक्ट कराया जाए, उनको एक पॉजिटिव सोशल एक्शंस के लिए ज़्यादा इनकरेज किया जाए। Then instruction should be geared to the level of the child. As the level of the child changes at each stage, the level of instruction or exploratory activities should also change. कि जो एक इंस्ट्रक्शन है वो बच्चे के लिए हर एक लेवल पे काफ़ी मैटर करते हैं, तो जो बच्चे का लेवल है उस हिसाब से ही हमारे जो लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी चेंज होने चाहिए। जो जितना छोटा बच्चा है हमें उस हिसाब से उसी की लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इन्होंने क्या कहा कि पढ़ाने का जो मेथड है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कि पहले बच्चे को सिंपल चीज़ें समझाइए, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पे जाइए। एंड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, कि बच्चों को खुद से प्रोजेक्ट्स करने के लिए दिए जाए, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए करने के लिए, खुद से वो सीख सके, खुद से कर सके, तो उस चीज़ को भी इन्होंने फोकस अपनी थ्योरी में किया है। Then co-curricular activities have equal importance as that of curricular experiences in the cognitive development of children. जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बच्चे के लिए बहुत ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। बच्चा जितना एजुकेशन से सीख रहा है उतना ही वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी सीखता है, उसका माइंड जो है ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ से भी बहुत डेवलप करता है, तो उनको भी एक इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए। देन मेजर गोल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे आर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, कि एक जो बच्चों को एजुकेट करने का मेन गोल क्या है इनके अकॉर्डिंग, कि बच्चा हर एक चीज़ के लिए अच्छे से डीप में खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होकर के सोच सके। तो ये इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। Then what are the strengths of Piaget's theory? Firstly, Piaget was an inspiration to many who came after and took up his ideas. पियाजे की जो थ्योरी थी वो आगे चल कर के बहुत लोगों ने, बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसी की आइडियाज़ को लेकर के और ज़्यादा उस पर काम किया, उससे इंस्पायर होकर के और आगे इस चीज़ पे काम करने की कोशिश की। He changed how people viewed the child's world and their methods of studying children. उन्होंने एक जो लोगों का व्यू था कि कैसे बच्चों के वर्ल्ड को देखा जाए उसको चेंज किया है, और कैसे उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाए उस पर भी ज़्यादा फोकस किया है। Piaget's ideas have generated a huge amount of research which has increased our understanding of cognitive development. उनके जो एक ऐसे आइडियाज़ थे, रिसर्च जो उन्होंने किया उससे बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किया गया, समझा गया, इस पूरे कंसेप्ट को ज़्यादा फोकस किया गया। His ideas have been of practical use in understanding and communicating with children, particularly in the field of education. इनके जो भी आइडियाज़ थे इनकी थ्योरी के, उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं बच्चों को समझने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये सब उनकी थ्योरी की स्ट्रेंथ्स हैं जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है हमारे एजुकेशन के फील्ड में। Then there are some weaknesses of Piaget's theory too. Firstly, Piaget failed to consider the effect that the social setting and culture may have on cognitive development. इनकी थ्योरी में जो है एक कल्चर को या फिर बच्चे के एक सोशल सराउंडिंग को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। इन्होंने बोला कि बस ये 4 स्टेजेस हैं, इसी से हर एक बच्चा गुजरेगा, इसी से सब होगा, लेकिन हर एक बच्चे का जो कल्चर है वो अलग हो सकता है, हर एक बच्चे की सराउंडिंग्स अलग हो सकती हैं, उसका भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। Then he underestimated the abilities of children because his test was sometimes confusing or difficult to understand. उन्होंने बच्चों के कुछ एबिलिटीज़ को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया है, बिकॉज उनके जो कुछ ऐसे टेस्ट जो उन्होंने किए बच्चों के ऊपर वो कुछ कन्फ्यूजिंग थे। उन्होंने अपनी जो एक ऐसी थ्योरीज दी हैं वो समटाइम्स कभी कभी कन्फ्यूजिंग लगती हैं। Too little consideration of influences of motivation and emotion upon thought processes, कि बच्चे को जो है एक बहुत उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है मोटिवेशन का और इमोशन का, उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं किया है। Too little emphasize upon parents and caregivers, एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो भी उसके
पेरेंट्स है, केयर गिवर्स हैं, जो लोग उसके साथ रहते हैं, उसकी फैमिली है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया है। स्टेजेस में नॉट बी यूनिवर्सल, इन्होंने जो 4 स्टेजेस दिए हैं वो काफ़ी जगहों पे हम देख सकते हैं कि वर्किंग हैं, बहुत अच्छे से सूट होते हैं, बट हर जगह पे नहीं होंगे, बिकॉज हर एक बच्चे का जो एक डेवलपमेंट का रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। हर एक बच्चे की सराउंडिंग्स, उसका इन्वायरमेंट, सब कुछ चीज़ों से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम सिर्फ इन 4 स्टेजेस को हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं मान सकते हैं। He carried out his studies with a handful of participants. This sample is biased and accordingly the results of these studies cannot be generalized to children from different cultures. इन्होंने जो पूरी स्टडी है वो अपने खुद के बच्चों पे, अपने खुद के रिलेटिव्स के बच्चों पे करी थी। कुछ पर्टिकुलर ऐसे बच्चों पे ही सैम्पल के उस पर उन्होंने ये सारी स्टडी करी थी। तो हर एक अलग अलग कल्चर के बच्चों के ऊपर वो अप्लाई नहीं होती है, हर एक जगह का जो रिज़ल्ट है वो अलग हो सकता है। ये इनकी तरफ से, इन्होंने जिन बच्चों पे रिसर्च करा उनके लिए बिल्कुल सही थी, लेकिन अगर हम आज के टाइम के अकॉर्डिंगली देखें तो हर एक कल्चर का, हर एक फैमिली का, हर एक जगह का बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए ये चीज़ जो है एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये सब है जो पियाजे की थ्योरी की वीकनेसेस हैं।